Hello students, I welcome you all. Good morning to everyone. Today is 27th of April, Monday, and I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. That is more than a subject. I have started this session for the class 10th, these video for the class 10 so that they can also get benefit of so that their syllabus can be completed. I told you in the 10th there is no physics, chemistry, biology, but there is a science. But in the science, the 4 or 5 chapters of that deal with the biology. Clear? So because the biology portion is there, so that I want that you should learn properly, you should learn perfectly everything. ठीक है, that's why I have started this video. मैंने ये वीडियो आपके लिए स्टार्ट किए थे. But what I am observing that the students of class 10th are not are least interested. बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. ठीक है, उनको लग रहा है कि अभी तो बहुत टाइम है. आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है. क्लास 10th और 12th के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम की क्लासेस होती हैं उनके पास केवल 6 मंथ का ही टाइम होता है. मतलब अभी आप सपोज़ अक्टूबर नवंबर तक ही टाइम होता है. उसके बाद आपके प्री बोर्ड्स होते हैं, उसके बाद आपका रिवीजन होता है. तो टिल देन यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस. तो तब तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. और इस लॉकडाउन टाइम में क्योंकि आपको अगर आपने टाइम का यूटिलाइज़ नहीं किया तब तो टाइम आपका बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो जाएगा. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ मैक्सिमम शेयर करिए स्टूडेंट्स को, ताकि सबको, जिससे जो है सबको इसका बेनिफिट मिल पाए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं. एज यूजुअल आई टोल्ड सेशन with additional code, and in this chapter, in the life process chapter, we are studying respiration. I told you about the respiration, how the respiration take place. Respiration is the chemical process, how the glucose break down in the 3 pathway. So let's start the session with this beautiful line: the one who knows how to adjust is the one who knows how to survive. जो एडजस्ट करना जानता है. इन दिस लॉकडाउन टाइम ये लाइन बहुत ज़्यादा सूट कर रही है प्रेजेंट सिनेरियो में. इस टाइम जिसने भी अपने आप को एडजस्ट कर लिया, उसको ये पता लग गया, वो ये जान गया कि वो उसको सर्वाइव कैसे करना है. ठीक है, तो बेटर है कि आप अगर एडजस्ट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, जैसे इस टाइम द पीपल कैन नॉट मूव आउटसाइड, दे आर पैक्ड इन देयर होम. then if they are studying a lot of things, they are learning a lot of things, they are just enhancing their creativity, अपनी creativity को बढ़ा रहे हैं. तो उनके पास क्या है कि they are adjusting their self, वो अपने आप को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे. ठीक है, तो दिस ब्यूटीफुल लाइन इज़ फॉर यू. एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन. एनर्जेटिकली स्टार्ट करते हैं सेशन को. वन थिंग वॉज लेफ्ट, एक चीज़ छूट गई थी ATP के बारे में. ठीक है, आई टोल्ड यू व्हाट इज़ ATP. ATP को बता दिया था, लेकिन ATP की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी छूट गई थी. लेट्स सी, इसको देख लेते हैं कि ATP क्या है. ठीक है, मैंने आपको गोल्ड और करेंसी का एग्जांपल लेके बताया था कि जैसे गोल्ड होता है. ठीक है, तो गोल्ड, जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो तो गोल्ड से आप मतलब आप स्पेंड नहीं कर सकते. ठीक है, तो आप क्या करते हो, गोल्ड को करेंसी में कन्वर्ट करवा लेते हो. जैसे अगर आपके पास डॉलर है, इंडिया में अगर आपके पास डॉलर है, तो डॉलर तो यहाँ तो चलेगा नहीं. आप किसी के पास डॉलर लेके जाओगे वो तो खुश तो हो जाएगा, लेकिन आप उस डॉलर से कितना आपका नुकसान होगा उसमें. तो आप क्या करोगे, जो फॉरेनर आते हैं वो डॉलर को किस में कन्वर्ट करा देते हैं, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करा लेते हैं. समझ में आए? तो वही यहाँ पे कन्वर्ज़न है. मतलब अब उनकी जो एनर्जी है, मतलब अब उनका जो मनी है वो किस फॉर्म में स्टोर हो गया, किस फॉर्म में उन्होंने इसको डिपॉजिट कर लिया अपने पास, इन द फॉर्म ऑफ रुपी. वो रुपी के फॉर्म में कर लिया. वैसे एकदम सेम हमारे सेल्स में भी होता है. हमारे सेल्स में जो भी एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, जो भी एनर्जी रिलीज़ होती है, दैट कन्वर्ट इन द ATP. वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ATP के फॉर्म में हो जाती है. मतलब ATP में स्टोर हो जाती है. वेन एवर आवर सेल्स रिक्वायर एनर्जी, जब भी उनको एनर्जी चाहिए होती है, द ATP ब्रेक डाउन, ATP क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, एंड दैट प्रोवाइड एनर्जी. इन दिस से हियर दिस केमिकल रिएक्शन ADP, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, रिएक्ट विद इनऑर्गेनिक फास्फेट. एक P के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना ले रहा है, ATP बना ले रहा है. ठीक है, और ये जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है ना, यही एनर्जी देता है. मतलब जब ATP ब्रेक डाउन होता है, जब ATP ब्रेक डाउन होता है तो एक तो ADP बना लेता है. ADP अगेन विल कंप्लीट द साइकिल, फिर से वो ATP बनाएगा. ठीक है, और इसके साथ जो ये इन फॉस्फेट रिलीज़ हो रहा है, यही हमें एनर्जी देता है. तो हमें एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है, हमें एनर्जी बॉन्ड फॉर्म में मिल रही है. ठीक है, मतलब जो एनर्जी पैक थी वो किस फॉर्म में पैक थी, बॉन्ड फॉर्म में पैक थी. ATP को ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी रिलीज़ कराने के लिए देयर इज़ ए नीड ऑफ वाटर. वाटर की ज़रूरत होती है, एंड बिकॉज ऑफ द वाटर दिस बॉन्ड इज़ ब्रेक.
बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है एंड वी गेट एनर्जी, और हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। समझ में आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द एटीपी कि एटीपी क्या है, ठीक है। एटीपी एनर्जी करेंसी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और मोस्ट सेलुलर फॉर्म में एटीपी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो तुम्हें पता है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, ठीक है, मतलब इनसाइड द सेल रिलीज़ हो रही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल, देन यूज़ द एटीपी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर की तरफ, एंडो मतलब इनसाइड। तो जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं इन द सेल, जिसमें एनर्जी को यूटिलाइज़ करना होता है, जिसमें एनर्जी को ज़रूरी होती है, उनके लिए एनर्जी नीड होती है उनके लिए, तो एटीपी क्या होती है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है उनको, एटीपी से मिलती है। जब एटीपी का वो जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो फॉस्फेट लिंकेज है, जब वो ब्रेक होता है तो दैट प्रोवाइड द एनर्जी, वो क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब देखो फ्रॉम 1 एटीपी, जब एक एटीपी ब्रेक डाउन होती है तो 30.5 किलो जूल इतनी ही एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी को हम किलो कैलोरी में भी लिख सकते हैं, 7.3 किलो कैलोरी, ठीक है। आपने जब भी कोई एडिबल मटेरियल आप खाते होगे तो उसके पीछे उसके रैपर पे इंग्रेडिएंट में, मतलब सॉरी, इन दैट रैपर लिखा होता होगा कि इसमें कितनी एनर्जी मिलेगी आपको, समझ में आए। तो वहाँ पे देखो, आप पता लगा सकते हो उसमें कितनी एनर्जी आपको मिल रही है। एक एटीपी ब्रेक डाउन करने से हमें इतनी एनर्जी मिल जाती है। अब इस एनर्जी का यूज़ क्या होता है, सेल इस एनर्जी का यूज़ किस में करते हैं, देयर आर डिफरेंट प्रोसेस, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। चाहे वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने में हो, यू आर स्पीकिंग तो आपकी मसल्स मूव कर रही हैं, मसल मतलब सेल्स मूव कर रही हैं, ठीक है। आपके बॉडी में जो मतलब रिस्पॉन्स है, जैसे व्हेन यू टच एनीथिंग, व्हेन यू सी एनीथिंग, तो जो भी उसका स्टिमुलेशन है, जो इम्पल्स है, मतलब जो मैसेज है, वो किसको पास हो रहा है, ब्रेन को पास हो रहा है। तो दे आल्सो रिक्वायर एनर्जी, जो नर्व सेल है उनको भी एनर्जी चाहिए, मतलब वॉट एवर सेल्स आर वर्किंग दे रिक्वायर एनर्जी, उनको एनर्जी चाहिए, ठीक है। जैसे हमें एनर्जी चाहिए फूड के फॉर्म में, ऐसे सेल्स को भी एनर्जी चाहिए एटीपी के फॉर्म में। समझ में आ गया। तो दिस इज़ अबाउट द एटीपी, ये एटीपी के बारे में था, ठीक है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी एटीपी के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ वन टॉपिक ऑफ द रेस्पिरेशन वी हैव फिनिश्ड, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, how the glucose enter in the cell, then how does it break down and how the cell get the energy, और सेल में एनर्जी कैसे रिलीज़ होती है और कैसे किस फॉर्म में पैक होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। बट वट एवर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ देयर एंड हाउ देयर एक्सचेंज टेक प्लेस, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मीन्स इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, हम बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो लेट्स सी द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट में कैसे होता है। यू स्टडीड अबाउट स्टोमेटा, ठीक है। आपने जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस कवर किया था इस लेसन में, तो आई टॉट यू अबाउट द स्टोमेटा, मैंने आपको स्टोमेटा के बारे में बताया था। स्टोमेटा क्या होते हैं, पोर होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में नॉस्ट्रिल होते हैं, सेम एज प्लांट की बॉडी में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा क्या करते हैं, एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड हाउ द स्टोमेटा पोर क्लोज एंड ओपन, बिकॉज ऑफ द गार्ड सेल, ये आपने पढ़ रखा है। तो व्हेन द स्टोमेटा पोर ओपन एंड क्लोज, दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दे टेक ऑक्सीजन, दे रिलीज CO2, और दे रिलीज CO2 एंड टेक ऑक्सीजन, ऐसा भी हो सकता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। क्लियर है, मीन्स दे मेनली हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ नॉट ओनली स्टोमेटा बट ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इन द प्लांट, दे आल्सो हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। हाउ दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिकॉज दे आर हैविंग इंटरसेलुलर स्पेस। आई एम जस्ट ड्राइंग वन डायग्राम, जैसे ये मान लो एक कोई टिश्यू है, इन दिस टिश्यू दीज आर द सेल्स है, ठीक है। यू आर ऑब्जर्विंग बिटवीन दीज सेल्स देयर इज ए स्पेस, ये स्पेस दिख रहा है, ठीक है। दिस स्पेस इज नोन एज व्हाट, इंटरसेलुलर स्पेस। दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बुला रहे हैं, इंटरसेलुलर स्पेस है। तो इंटरसेलुलर स्पेस में एयर तो मतलब बहुत ईजिली इसमें आ सकती है। तो इंटरसेलुलर स्पेस की हेल्प से क्या होगा कि दैट विल हेल्प इन द कॉन्टैक्ट, मतलब दैट विल हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। वो डायरेक्टली एयर उसमें इन कर सकती है, डायरेक्टली एयर जो है वो एक्सचेंज हो सकती है। तो दिस इज़ अबाउट द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, क्लियर है। बट इन द अदर पार्ट लाइक एज स्टोमेटा, आई टोल्ड यू हाउ द स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बट स्टेम, रूट, if you observe a stem of a plant, young stem of a plant, ठीक है, then you will observe some fine hair on the stem, आप कुछ fine hair observe करोगे, ठीक है। these hairs also help in the exchange of gases. root also show breathing, root भी breathing करती है,
ठीक है, लाइक एज इफ़ यू फिल अ लॉट ऑफ वाटर इन द सॉयल, देन व्हाट हैपेंस, द रूट कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली एंड द प्लांट डाई। ऐसी कंडीशन में प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रूट्स का और एक फंक्शन होता है क्या, रेस्पिरेशन। ठीक है, एक प्लांट होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, एक प्लांट होता है जिसका नाम है राइजोफोरा, नोट कर लेना कहीं, यहाँ पे इस लेसन में है नहीं, राइजोफोरा। राइजोफोरा इज़ अ प्लांट विच इज़ फाउंड इन द मैनग्रोव एरियाज़, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सलाइन एरिया होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे सैलिनिटी होती है। तो सैलिनिटी सॉयल में के अंदर बहुत होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट की रूट होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं, ये रूट्स हैं, लेकिन बिकॉज दे कैन नॉट रिस्पायर प्रॉपरली, दे कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली इन साइड द सॉयल बिकॉज ऑफ द हाई सैलिनिटी, दे कम आउट, वो सॉयल के मतलब ऊपर आ जाती हैं ऐसे। ठीक है, तो दीज रूट्स आर वाई दे कम आउट, दे कम आउट ऑफ द सॉयल बिकॉज ऑफ द दे आर गोइंग टू शो ब्रीदिंग, क्योंकि ये क्या शो करने जा रही हैं, ब्रीदिंग शो करने जा रही हैं। समझ में आए, तो इसका एग्जांपल आपके पास क्या है, राइजोफोरा। तो नॉट ओनली स्टोमेटा बट रूट स्टेम आल्सो हेल्प इन द ब्रीदिंग, वो भी एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है, डिफ्यूज़न आपको पता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, मतलब अगर एटमॉस्फेयर में CO2 ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू द प्लांट, तो प्लांट में इंटर कर जाएगी। ठीक है, अगर CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू द प्लांट, देन CO2 विल मूव इनटू द प्लांट। ठीक है, एंड इफ़ O2 इज़ मोर देन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, अगर O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है एटमॉस्फेयर से, तो O2 क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ मूव करेगी। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज व्हाट, डिफ्यूज़न। बट डिफ्यूज़न डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन आल्सो। ठीक है, वो एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अभी मैंने बताया ना आपको कि इट डिपेंड ऑन द CO2 कंसंट्रेशन, O2 कंसंट्रेशन। ठीक है, गैसेस के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। जैसे एट नाइट कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन, ठीक है, रात में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, हमें बचपन में एक कहानी सुनाई जाती थी कि पेड़ों के नीचे, पेड़ों पे भूत रहते रात में, इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन वी आर साइंस स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें क्या रीज़न मिला, उसका साइंटिफिक रीज़न क्या मिला कि एट द नाइट देर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो दे डोंट रिलीज़ ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करते, दे रिलीज़ व्हाट, CO2, वो केवल क्या रिलीज़ करते हैं, CO2, एंड CO2 इज़ हार्मफुल फॉर अस, और इसीलिए हमारी वहाँ पे डेथ हो जाती है। समझ में आया। ठीक है, बट फ्यू प्लांट्स आल्सो डू नॉट रिलीज द मच कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रिलीज़ नहीं करते, जैसे नीम का है, ठीक है, पीपल ट्री है, तो ऐसे ट्री के नीचे कोई भी सो सकता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ड्यूरिंग द डे। अब देखो नाइट टाइम में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में जनरेट होगी, दैट विल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इंपॉर्टेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में पार्टिसिपेट करेगी, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो भी वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो किस में यूज़ कर ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर ले रहे हैं। तो क्या रिलीज़ करेंगे, ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि प्लांट शो ब्रीदिंग इन डे टाइम एंड इन नाइट टाइम। ठीक है, प्लांट आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे विल शो रेस्पिरेशन इन बोथ द टाइम, चाहे वो डे टाइम हो चाहे वो नाइट टाइम हो। अब डे टाइम में क्या हो रहा है, वॉट एवर CO2 दे रिलीज़, वो जो CO2 रिलीज़ कर रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर ले रहे हैं, इसीलिए CO2 बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो रही है एटमॉस्फेयर में। बट एट नाइट में क्या हो रहा है कि एट द नाइट देर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो दे रिलीज़ ओनली CO2, इसलिए वो CO2 रिलीज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ CO2। समझ में आ गया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एंड हाउ इट इज़ डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन। ये एनवायरमेंटल कंडीशन पे, जैसे डे नाइट, ये सब पे भी डिपेंड करता है कि कैसे एक्सचेंज हो रहा है इन द प्लांट्स में। ठीक है, ओके, वी आर गोइंग अहेड, अब आगे तरफ चल रहे हैं। अब देखो एनिमल्स में एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट द एनिमल्स, तो इन एनिमल्स यू नो दैट देर आर डिफरेंट कैटेगरी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। in the questions I gave, there was a question कि how the unicellular organism can fulfill its requirement by only diffusion process,
केवल डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अभी तक किसी ने उस क्वेश्चन का आंसर या उसके डाउट को मेरे कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा नहीं है। इसका मतलब है कि यू आर नॉट सीरियस। आपको जो भी क्वेश्चंस मिले हैं आप उससे गो थ्रू हुए ही नहीं कि देख लें कि क्वेश्चंस क्या हैं एंड यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस और नॉट। एंड व्हेन यू आर राइटिंग एनीथिंग कमेंट बॉक्स, प्लीज़ राइट डाउन योर नेम आल्सो। ठीक है, आप अपना नाम भी लिखिए, बिकॉज समटाइम द ID इज़ ऑफ डिफरेंट, ID डिफरेंट है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मी टू ट्रेस आउट। ठीक है, ट्रेस आउट करने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। नाउ इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, देन दिस वन सेल इज हैविंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। इसका जो एक सेल है वो किससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है? एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, ये को यहाँ पे लिख रखा है, हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। तो सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस से उसके बॉडी में एयर भी आ जाएगी, उसकी बॉडी से एयर का बाहर भी वो क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो सकता है। मतलब सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस से हो सकता है, क्योंकि द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन सेल एंड दैट हैज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट अबाउट द मल्टीसेलुलर? बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट सेल्स, उनके पास डिफरेंट सेल्स हैं। ठीक है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो डिफरेंट ऑर्गन्स भी होते हैं, तो उनकी बॉडी के जो सेल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता एनवायरनमेंट से। इसीलिए द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज़ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फॉर द ब्रीदिंग। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम होता है। अभी मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम क्या होता है, और दैट ओपन आउटसाइड विद द थ्रू द स्पाइरेकल। वो स्पाइरेकल के थ्रू बाहर की तरफ ओपन होता है। ठीक है, और स्पाइरेकल से एयर आती है और ट्रैकियल ट्यूब में चली जाती है। अर्थवॉर्म, आपको पता है अर्थवॉर्म एक एनिमल है। ठीक है, अर्थवॉर्म शो ब्रीदिंग थ्रू द स्किन, वो स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करता है, इसीलिए इसको इस टाइप की ब्रीदिंग को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, फिश तुम्हें पता है गिल्स की हेल्प से ब्रीदिंग करती है। अब बताओ हम कैसे ब्रीदिंग करते हैं? वी आर हैविंग रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लंग्स। ठीक है, हमारे पास लंग्स हैं जिसके हेल्प से हम क्या शो करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं। अब देखो मैंने कुछ पिक्चर्स लगा दिए, इन पिक्चर्स में देखो ये सब क्लियर हो जाएगा आपको कि स्पाइरेकल्स क्या होते हैं। कोई भी इंसेक्ट होता है तो उसके बॉडी में देखो ऐसे ट्यूब, बहुत सारी ट्यूब स्प्रेड होती है, इन्हीं ट्यूब को बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब। हमारे बॉडी में भी ट्रैकिया होती है जिसको हम विंड पाइप जानते हैं। तो इनकी बॉडी में ट्रैकिया जो ट्यूब होती है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होती है, पूरी बॉडी में देखो फैली होती है। अब ट्रैकिया में एयर एंटर करती है, किसके थ्रू एंटर करती है? स्पाइरेकल के थ्रू। स्पाइरेकल एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बाहर की तरफ ओपन होता है, मतलब बॉडी से बाहर की तरफ ओपन होता है, आपको दिखेगा नहीं, वो स्किन में होता है। ठीक है, स्पाइरेकल के थ्रू एयर एंटर करेगी और ट्रैकियल ट्यूब में चली जाएगी। ये ट्रैकियल ट्यूब में जाएगी, बॉडी सेल्स को मिलेगी, और सेल से फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो दैट विल रिलीज आउटसाइड। तो स्पाइरेकल के थ्रू एयर तो एंटर कर रही है, लेकिन एयर को डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है? ट्रैकिया और ट्रैकियोल्स जो है वो क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। समझ में आ गया कि हाउ द इंसेक्ट शो ब्रीदिंग। इंसेक्ट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड स्पाइरेकल के हेल्प से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, अर्थवॉर्म। Earthworm has all the organ system. It has digestive system, it has excretory system, it has a circulatory system, it has reproductive system, but it does not have respiratory system. यही एक ऐसा सिस्टम है जो उसकी बॉडी में नहीं होता। That's why it show breathing through the skin. ये स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करता है, मतलब इसकी स्किन में जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू एयर एंटर कर जाती है। ठीक है, और वहीं से एयर बाहर की तरफ भी जाती है, तो डायरेक्टली स्किन इन्वॉल्व है इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के प्रोसेस में डायरेक्टली स्किन इन्वॉल्व होती है। समझ में आ गया? ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, फिश। आपको पता है फिश जो है वो गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट हैपन्स। देखो आपके घर में अगर एक्वेरियम होगा तो यू कैन ऑब्जर्व द फिशेस, आप फिशेस को ऑब्जर्व कर सकते हो, या आपने देखा भी होगा एक्वेरियम। ठीक है, अब देखो थ्रू द माउथ, बिकॉज द फिशेस डोंट हैव एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उनके पास ऐसा कोई पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता। दे यूज़ द गिल्स फॉर द रेस्पिरेशन, वो गिल्स का यूज़ करते हैं। अब देखो गिल्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में? थ्रू द माउथ द वाटर एंटर, और तुम्हें पता है वाटर में गैसेस भी होती हैं, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। व्हेन द वाटर एंटर इन द माउथ, जब वाटर माउथ में एंटर करता है तो फिशेज हैविंग गिल्स, उस गिल्स के थ्रू वाटर क्या होता है? बाहर निकल आता है। देखो इस डायग्राम में यहाँ देखो, जो वाटर है वो बाहर की तरफ निकल आ रहा है, और जो गिल में जो आर्क लगी हुई है, देखो आर्क जो लगी हुई है, ठीक है, इस आर्क में ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स होती हैं।
ठीक है, वेसल्स होती हैं. व्हेन द वाटर एंटर एंड इट मूव्स आउट थ्रू द बाय द गिल्स, जब ये गिल्स के थ्रू निकल आता है बाहर की तरफ, तो जो वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें और वाटर के बीच में जो गैसेस हैं उनमें डिफ्यूज़न हो जाता है. मतलब यहाँ पे भी डिफ्यूज़न हो रहा है. डिफ्यूज़न कहाँ पे हो रहा है? ये जो गिल्स में जो ब्लड वेसल्स लगी हुई हैं और वाटर में जो गैसेस हैं उनके बीच में क्या हो रहा है? डिफ्यूज़न हो रहा है. समझ में आया? ठीक है. तो गैसेस तो डिफ्यूज़ होकर ब्लड के थ्रू बॉडी में चली जाती हैं और वाटर क्या होता है? वाटर बाहर की तरफ निकल आता है, क्योंकि अगर वो वाटर बॉडी के अंदर ही रहेगा तो फिश की डेथ हो जाएगी. ठीक है. तो गिल्स का मेन रोल क्या है कि वो एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर को क्या कर देता है? बाहर की तरफ कर देता है. और उसी गिल्स में ब्लड वेसल्स लगी होती है. ब्लड वेसल्स में गैसेस का क्या हो जाता है? डिफ्यूज़न हो जाता है. क्लियर हो गया? ठीक है. तो ये समझ में आ गया कि हाउ द फिश एक्वेटिक एनिमल ब्रीद. एक्वेटिक एनिमल में ब्रीदिंग कैसे होती है. ठीक है. क्लियर है. अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ तुम्हें, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? एयर से मिलती है. मैंने इसकी एक स्लाइड लगा रखी, जस्ट वेट. ये देखो, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ठीक है, दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं. और तुम्हें पता है ऑक्सीजन जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन द एयर मोर अमाउंट कंपेरेटिवली टू द वाटर. अगर हम वाटर की बात करें तो ऑक्सीजन इज़ लेस डिजॉल्व इन द वाटर. ठीक है. ऑक्सीजन का जो डिजॉल्वमेंट होता है वाटर में वो कम होता है, कंपेरेटिवली कम होता है एयर के. तो टेरेस्ट्रियल एनिमल जब ब्रीदिंग करेंगे तो बहुत ईजिली ब्रीदिंग करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है? ज़्यादा है. बट एक्वेटिक एनिमल्स जब ब्रीदिंग करेंगे तो क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है? कम है. तो वो क्या करते हैं? जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते हैं. आप कभी भी फिशेस को ऑब्जर्व करो तो फिशेस जो है दे ब्रीद वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते हैं. तो एक क्वेश्चन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई द एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ फास्टर दैन द टेरेस्ट्रियल एनिमल. वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपेयर में ब्रीदिंग बहुत तेज़, बहुत फास्ट क्यों करते हैं? उसका रीज़न यही है कि वाटर में जो अमाउंट होता है डिज़ोल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है वो बहुत कम होता है, कंपेरेटिवली कम होता है दैन द एयर. एयर से कंपेयर में कम होता है. तो फुलफ़िल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन. भाई उनको अगर अपनी ऑक्सीजन को ज़्यादा, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट तो है ही है, ठीक है, तो उस ऑक्सीजन को फुलफ़िल करने के लिए दे ब्रीथ फास्ट. जब तेज़ ब्रीदिंग करते हैं तो उनके बॉडी में ऑक्सीजन का जो इनटेक है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. समझ में आ गया? तो यहाँ तक हमने क्या डिस्कस कर लिया? अबाउट द how the respiration, how the exchange of gases take place in different animals. By taking example of insects, by taking example of earthworm and fishes, we came to know कि the different animals use different organ for the breathing. अलग अलग organs का use करते हैं. Like as in our body we are having respiratory system. हमारे body में respiratory system है, ठीक है. With the help of the respiratory system we show breathing. Not only us but the amphibians like as frog, ठीक है, then reptiles means snakes, birds, they all have respiratory system. उनके बॉडी में respiratory system होता है, ठीक है, and they show breathing by the respiratory system. When any respiration take place by the lung, that is known as pulmonary. That is known as, मैं स्पेलिंग यहाँ पे पूरी लिख दे रहा हूँ, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है. pulmonary respiration. When the respiration take place by the lung, that is known as pulmonary respiration. ऐसे respiration को हम क्या बुलाते हैं? pulmonary respiration बुलाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे pulmonary respiration आज अब मैं इस क्लास में केवल बस पार्ट्स तुम्हें बता दे रहा हूँ. फिर नेक्स्ट क्लास मतलब टुमारो वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ एवरी पार्ट, ठीक है. सी व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल nasal cavity is there. You are having 2 nostril. हमारे पास कितने nostril होते हैं? 2 nostril होती है, 1 nose होती है. अब सोचो नॉस्ट्रिल से जब हम एयर लेते हैं तो दैट गोज़ इन द नेसल कैविटी. वो कहाँ जाती है? नेसल कैविटी में जाती है, ठीक है. और आप अपनी नोज़ में अगर ऑब्जर्व करो तो इन योर नोज़ देयर आर हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं और आपकी नोज़ इनसाइड जो है वो वेट होती है. दैट ट्रैप द डस्ट पार्टिकल. वो डस्ट पार्टिकल को, माइक्रोब को क्या कर लेती है? ट्रैप कर लेती है. देन अनदर रीजन, वहाँ से जब फेरिंग्स रीजन आ जाता है ये. अब देखो यहाँ पे फेरिंग्स जो है, देखो कॉमन पैसेज है, मैंने डायरेक्शन में भी बता रखा था कि द नेसल कैविटी ज्वाइन विद द फेरिंग्स एंड ओरल कैविटी आल्सो ज्वाइन विद द फेरिंग्स. दोनों यहाँ पे फेरिंग्स में आके कॉमन जो है ज्वाइन हो जाती हैं, ठीक है. अब यहाँ से फेरिंग से द रेस्पिरेटरी सिस्टम विल स्टार्ट. यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट टू द फेरिंग्स देयर इज़ ए बॉक्स दैट इज़ नोन एज लैरिंग्स. एक बॉक्स होता है जिसको बुलाते हैं लैरिंग्स. इसी को साउंड बॉक्स बुलाते हैं.
फिर यहाँ से एक विंड पाइप डिवाइड हो जाती है, दैट इज़ नोन एज ट्रैकिया, जिसको हम ट्रैकिया बुलाते हैं. ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू fine branches, those are known as bronchi and bronchioles, and they just enter in the lung. और वो किस में एंटर हो जाते हैं? लंग्स में एंटर हो जाते हैं. यू कैन ऑब्जर्व देयर आर 2 लंग्स, 2 लंग्स हैं. ठीक है. आजकल जो डिज़ीज़ है बहुत प्रोमिनेंट है, पैंडेमिक भी अनाउंस हो चुकी है. वो अगर आप कहीं पे भी उसको लिखते होगे तो वैसे तो कोविड-19 सब लोग जानते हैं, लेकिन एक नाम और देते हैं, SARS, सार्स. ठीक है. बहुत पहले ये भी एक वायरस आया था, सार्स. तो ये जो वायरस है कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस का जो ये है, इसके लगभग इसके जो स्ट्रेन है वो लोग सार्स से मिलते जुलते हैं. ठीक है. मतलब ये सार्स की तरह ही है, मतलब उसी टाइप का वायरस है, लेकिन ये डिफरेंट है उससे. तो सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. मतलब इसमें रेस्पिरेशन में ही प्रॉब्लम आती है. आपने सुना होगा कि जो इसके सिम्टम्स हैं वो थ्रोट में इन्फेक्शन से लेके और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम तक होते हैं. मतलब ये मेनली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं. लेकिन लेटेस्ट स्टडी में ये भी आया है कि विद द इन्फेक्टेड टू द लंग दे आल्सो इन्फेक्ट टू द मेजर ऑर्गन. मेजर ऑर्गन को भी मतलब ये अफेक्ट कर सकते हैं, लाइक एज हार्ट, लाइक एज किडनी को भी इफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन यहाँ पे मेनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन को ही इन्फेक्ट करते हैं. दैट्स वाई वी वियर मास्क, इसीलिए हम मास्क वियर करते हैं. ठीक है. और हमें मतलब ये एडवाइस दी जाती है कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि उसकी जो एयर है मतलब उससे जो ऊज़ निकल रहे हैं, जब वो स्नीजिंग करता है तो उससे जो ऊज़ निकलते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं. बात समझ में आ गई. तो वी विल स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम टुमारो and the function and how the respiration take place, everything we will discuss. But I request you again that be serious हो जाइए. ठीक है. आप टाइम स्पॉयल मत करिए, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. यू आर इन क्लास 12, यू आर गोइंग टू गिव द बोर्ड एग्ज़ाम. आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो. वट एवर सिलेबस इज़ फिक्स, वो फिक्स रहेगा. उसमें ये नहीं होगा कि 1-2 चैप्टर उसमें से रिमूव हो जाएंगे, एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है. तो सिलेबस इज़ फिक्स, सिलेबस फिक्स है, सिलेबस वास्ट भी है. ठीक है. एंड इफ़ यू वांट 100% इन एनी सब्जेक्ट, प्लीज़ डू हार्ड वर्क और मैक्सिमम शेयर करो. अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन नहीं है. एंड प्रेस द लाइक बटन, and with the like button, whatever likes are there, with the like I count how many students attended my class. From today I will just count how many students attended my class on the basis of the likes. तो जितनी भी लाइक हिट करेंगे उतनी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने मेरी क्लासेस को अटेंड कर रखा होगा, वहीं से अटेंडेंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है. तो आई एम एंडिंग दिस सेशन को एंड कर रहा हूँ. ठीक है. आई होप यू आर डूइंग बेटर एट योर होम. प्लीज़ डू वेल इन योर स्टडी आल्सो. क्लियर. स्टे एट योर होम, स्टे सेफ. जय हिंद, जय भारत, गुड बाय.